हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक के इस नए सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। तो आंसर क्या होगा? डी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यूएई के दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, इंडोनेशिया, फ्रांस, यूएई और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे 4 देश हैं और इसके बगल में जो चारों शहर हैं, चारों इसकी राजधानियाँ हैं। यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूएई की दुबई और ऑस्ट्रिया का वियना। ठीक, तो यहाँ पे आप कंट्री और कैपिटल भी याद कर सकते हैं और इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले तीसरे कप्तान कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान इन्होंने इस कीर्तिमान को हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए, सन कुमार लिम्बाबे, बी, डगलस स्टुअर्ट, सी, शरद पगाड़े और डी, एस हरेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, जो कि इनकी एक रचना है सनातन। सनातन इनकी एक रचना है, सनातन, उसी के लिए इनको ये दिया गया है। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, डगलस स्टुअर्ट, तो इनको मैन बुकर पुरस्कार 2020 के लिए मैन बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। अगर शरद पगाड़े की बात करें तो इनको व्यास सम्मान दिया गया है 2020 के लिए। इनको 2020 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एस हरेश की बात करें तो इनको जेसीबी एक प्राइज होता है, जेसीबी, उनके लिए इनको नामित किया गया है उनको, यानी कि जेसीबी प्राइज दिया गया है। तो याद रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाबे को दिया गया है सरस्वती सम्मान, इनकी जो रचना है सनातन के लिए। डगलस स्टुअर्ट को मैन बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। शरद पगाड़े को व्यास सम्मान दिया गया है और एस हरेश को जेसीबी प्राइज दिया गया है। तो इस बात, ये चारों को याद रखिएगा, चारों ही महत्वपूर्ण है। इन चारों व्यक्ति जो है चारों सम्मानों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत, और यहाँ पे भारत की जगह भारत गलती से लिखा गया है। भारत और किस देश के मध्य वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी यूएसए और डी, सी बांग्लादेश और डी यूके। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। यूएसए के द्वारा ये वज्र प्रहार जो है यूएसए के साथ भारत का एक सैन्य अभ्यास है, जिसका 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 1232 किलोमीटर ए लॉन्ग जर्नी होम, यह एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इस पर एक वेब सीरीज भी आया है 1232 किलोमीटर, जिसमें कुछ 6 लड़कों की कहानी को बताया गया है, जो कि बिहार के रहने वाले थे, जो कि 1232 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया था। तो उसी सफर को इस पुस्तक में लिखा गया है, या फिर जो वेब सीरीज आया है उसमें लिखा गया है। तो हमारा प्रश्न बनता है कि इसको लिखा किसने है? तो आंसर हो जाएगा बी, विनोद कापरे। विनोद कापरे ने इस पुस्तक को लिखा है 1232, यानी कि 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम। तो आंसर हो जाएगा विनोद कापरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां प्रश्न, राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? राफेल दोस्तों जैसे जानते हैं, राफेल भारत ने जो फ्रांस से खरीदा था, उसका अगला जो बेरा था वो भारत में आ चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो राफेल का निर्माण किया है किस कंपनी ने किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, डेसॉल्ट एविएशन। डेसॉल्ट एविएशन एक फ्रांस की कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है राफेल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 140वें स्थान पर भारत इस रैंकिंग में है। तो नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, रजनीकांत को
यह पुरस्कार दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये 51वां। अगर 50वें की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो दोनों बातों को याद रखेगा। अगर 51वां पूछा जाए तो रजनीकांत और 50वां पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगला प्रश्न। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में जो था हमारा देश का जीडीपी बहुत ही नीचे गिर गया था, लगभग -23% चला गया था। तो वही इस साल उम्मीद की जा रही है कि चूंकि ज़्यादा नीचे गया है तो ऊपर भी ज़्यादा उठेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक ने कितना अनुमानित किया है 2021-22 के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 10.1%। 10.1% विश्व बैंक ने अनुमानित किया है कि भारत का इस साल विकास दर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए वर्ल्ड बैंक के विषय में कुछ बातों को जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। टोटल 189 देश इसके सदस्य हैं और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के, और इसके एमडी और सीईओ अंशुला कांत है। इस बातों को याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, स्टैटिक प्रश्न इन्हीं से बनते हैं इस तरह के संगठनों से। तो चलिए नेक्स्ट अब प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए 140। टोटल 156 देशों में रिपोर्ट को जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 140वां है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है। अगर बात करें एशिया कंट्रीज के भारत के पड़ोसी देशों में, तो इसमें बांग्लादेश सबसे अच्छा काम किया है। बांग्लादेश का रैंकिंग सबसे अच्छा है इसमें। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? ठीक, भारत में नया 14 लाइन, जैसे 14 लाइन होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर 14 लाइन वाला नया एक्सप्रेसवे बना है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ से, किस मतलब किस शहर को किस शहर से जोड़ता है? तो हमारा ऑप्शन है, देखिए ए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है ये भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, श्रीलंका है। श्रीलंका ने बिम्स्टेक के 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो राज्य विधानसभा में 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतराल हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 महीना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मानस। मानस जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी सहायक नदी है, कोसी भी सहायक नदी है, लेकिन मानस नहीं है। तो मानस हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, मानस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में भी एक नमक सत्याग्रह हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा ए, सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत इजी प्रश्न है, आंसर हो जाएगा डी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? यानी कि भारत का 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके पहले जो 23वें थे वे थे सुनील अरोड़ा। इसके पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। अभी कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा। तो आंसर हो जाएगा सी, सुशील चंद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को निर्देश देता है या अनुमति देता है या अधिकार देता है कि वे शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन है
अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 47। अब चलिए इन अनुच्छेदों के विषय में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 40 क्या कहता है। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योजना बनाने, यहाँ पे योजना होनी चाहिए, योजना बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक, तो यानी कि साफ तौर पर अगर छोटे शब्दों में कहें तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करता है अनुच्छेद 40 के तरह। ठीक, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य जो क्या करता है, ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अगर छोटे शब्दों में इस बात को बोले तो चलिए अगला देखते हैं स्लाइड, जिसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 47 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 44 14 नहीं, अनुच्छेद 44 बताता है सामान्य नागरिक संहिता के बारे में। इसमें अनुच्छेद 40 में कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि एक सामान्य नागरिक संहिता बने जो कि पूरे देश के लिए एक हो। ठीक है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। ये 44 बताता है। और 47 क्या बताता है, तो 47 बोलता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। यानी कि इसमें साफ साफ बात की जाए कि जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उसका यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। ठीक, जैसे शराब हो गया या फिर गांजा, चरस, ये सब चीज़ें जो है नशा वाली चीज़ है, उस पर प्रतिबंध सरकार लगा सकता है अनुच्छेद 47 का प्रयोग करके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि अगर कहा जाए तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार जो है अपने राज्य में गौ हत्या पर रोक लगा सकता है। गौ हत्या पर राज्य सरकार क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। बहुत राज्यों ने इस अनुच्छेद का प्रयोग कर गौ हत्या पर रोक लगाया भी है। नेक्स्ट देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। ऑप्शन है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316 और अनुच्छेद 324। सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आज का आखिरी स्लाइड, जिसमें अनुच्छेद 12 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 में अखिल लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा की गई, यूपीएससी की चर्चा की गई है। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें 315, तो अभी आपने देखा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। अनुच्छेद 316 की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि यूपीएससी में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना रहेगा, इसमें चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि यदि या तो अगर आप 65 साल के हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और बात करें अगर अनुच्छेद 324 की, तो वहाँ पे निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, यानी कि चुनाव आयोग की चर्चा की गई है अनुच्छेद 324 में।